बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th क्लास में मेजरली आप चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दूं। जैसे फर्स्ट चैप्टर क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, जिसमें भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से है पहला। दूसरा आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दो चैप्टर हो गए। तीसरा आता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी। वो भी चार्ज के फ्लो की वजह से ही होता है, तो वो भी आएगा। चार हो गए, तीन हो गए चैप्टर। चौथा आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। जब चार्ज मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी कर सकता है या फिर मैग्नेटिक एक्सपीरियंस भी कर सकता है, वो तो हम आगे जाके देखेंगे। पर देख लो, चौथा चैप्टर भी चार्ज के बेसिस पे आ गया। पांचवा चैप्टर भी चार्ज के ऊपर है, मैग्नेटिज्म के ऊपर है। छठा चैप्टर जब जब इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ जाता है। अगेन कौन सा चैप्टर हो गया वो, पांचवा या छठा जो भी है। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वहां के बाद खत्म होने के बाद फिर आपने जो 10th क्लास में लाइट चैप्टर पढ़ा है ना, तो वो चैप्टर फिर आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जाके फिर दोबारा फिर चार्ज आएगा कब, एटम और न्यूक्लियस में, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो ना। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल ये सब पढ़ चुके हैं आप थोड़े थोड़े, तो वो सेम किस में आया था आपका, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी पढ़ा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट किस में आया था बच्चों, ये हमारे फिजिक्स में भी आया था, तो वहां पे फिर दोबारा चार्ज कर। तो इस बार जो आपकी 12th क्लास होगी मेजरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट। तो उसको बहुत आराम से समझना है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट, है ना। इसका मतलब कि, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज। ध्यान से सुनना है, चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा ना, ध्यान सुनो, जब चार्ज रेस्ट पर होगा, या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस भी कर सकता है खुद में। अगर मान लो दूसरी वाला बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं एक्सपीरियंस करूंगा, और अगर वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो वो एक्सपीरियंस करेगा, तो मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं उसके अंदर। समझ रहे हो। तो कोई भी अगर चार्ज रेस्ट पर है तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर वो मोशन में है, तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों। कब, जब मोशन में। समझ में आ गया। तो हम अभी तक जो शुरू के दो चैप्टर पढ़ेंगे वो कहां पे पढ़ेंगे, जब चार्ज किस पर है, रेस्ट पर है, ओनली चार्ज मूव ही नहीं कर रहा। और जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करवाने के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को जस्ट टच करेंगे। चौथे चैप्टर में हम जानेंगे जब चार्ज फ्लो करेगा वायर के अंदर तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा हुआ ऑस्टेड मेथड पढ़ा था ना 10th क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उसमें भी चार्ज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। चार्ज का क्या हो रहा है बच्चों, फ्लो हो रहा है। वहां पे चार्ज किस पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं। तो अभी तक जितना भी हम दो चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कि चार्ज कहां पर है बच्चों, रेस्ट पर। क्लियर हो गया यहां तक। तो फिर बात आती है कि चार्ज है क्या एक्चुअली में। ठीक है, चार्ज रेस्ट पर है, लेकिन चार्ज है क्या एक्चुअली, क्या होता है चार्ज। चार्ज के बारे में क्या जानते हो, चलो ये तो बताओ, चार्ज के बारे में क्या जानते हो। पॉजिटिव चार्ज होता है या तो फिर नेगेटिव चार्ज होता है, और क्या होता है, वेरी गुड। चार्ज एक तरह की बच्चों प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, या तो वो फील्ड को एक्सपीरियंस करती है या फील्ड प्रोड्यूस करती है। दोबारा सुनो, क्या करती है, चार्ज एक बॉडी की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। या तो वो फील्ड को क्या करेगी बच्चों, एक्सपीरियंस करेगी, या तो फिर वो क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। मोशन में है तो कौन सी प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर रेस्ट पे तो कौन सी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया यहां तक, लिखो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और अ पार्टिकल
due to which it can create electric and magnetic effect. It can create electric and magnetic effect in a region surrounding by it, in a region surrounding by it, and it can experience electric and magnetic forces. नेक्स्ट लाइन से लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द branch of physics that deals with the property of that deals with the property of charge at rest, at rest। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, आप सभी को पता है क्या होता है यूनिट, कूलम होती है। लिखो, टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर लिखते हैं बच्चों कूलम। ठीक है, एक इसकी, इसको कौन सी यूनिट बोलते हैं बच्चों, एक और भी होती है सीजीएस यूनिट, क्या बोलते हैं, ईएसयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, छोटी सी होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रखना, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू इक्वल टू 1 कूलम होता है। आप सभी ने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा, आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्यू बाय टी। टी होता है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। क्यू क्या होता है बच्चे, चार्ज होता है। तो ये हो गया I × T। अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है चार्ज का, करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, बस खत्म। 80 शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हमेशा, क्या 80। तो बहुत जल्दी चीजें निकलेंगी। अदरवाइज फॉर्मूला तो आपको पता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, सबसे बेसिक फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लें यहाँ तक सभी ने। अब हम जानेंगे बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी, जैसा कि आप सभी ने कुछ बताया भी थी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी बच्चों आपने, एक तो पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव, दो टाइप के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लिखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कैसी क्वांटिटी होती है ये, स्केलर होती है, डायरेक्शन नहीं होती इसकी। ठीक है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या था, इट इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिख लिया बच्चों यहां तक। थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को पता है कि नेगेटिव चार्ज किस बेस पे इसको बोला जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, किस बेस से बोला जाता है, वो तो ये हो गया ना कि पोस्ट सिमिलर चार्जेस रिपेल। और मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज किस बेस पर है, कि कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज किस बेस पर है, क्या कैसे डिफाइन करेगी नेगेटिव चार्ज बन गई है, जब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज क्यों है, डेफिशिएंसी बोल रही है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा कौन से चार्ज का ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज का ही ट्रांसफर होगा। तो मान के चलो कि कोई भी दो बॉडी को टच करवाता हूं, अभी हम देखेंगे। तो जब हम टच करवाते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरी बॉडी में, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब जब गया है तो मैं बोलूंगा उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मैं नहीं बोलूंगा उसके पास पॉजिटिव
होल्स आ गए, कुछ और चार्जेस आ गए, मैं क्या बोलूंगा? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो मैं दो टर्म बोलूंगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो। नेक्स्ट क्या लिखना है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, बोलते हैं ना हम। पर एक्चुअली प्रोटॉन तो जा नहीं रहे ट्रांसफर होके, कभी देखा? हम तो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तब वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ये तो बात हो गई, बात तो एक ही है। पर एक्चुअली मुझे ये बोलना चाहिए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया बच्चे यहां तक? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट होता है चार्ज बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है। लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पढ़ा भी है आपने। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब वो होल नंबर होता है, कभी फ्रैक्शन पॉइंट वॉइंट। हाँ, तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऐसे नहीं होगा कि तेरे पास आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर सर इसके पास जाएगा 1 लाख प्लस आधा। ऐसे नहीं जाएगा। 1 लाख एक चला जाएगा, 1 लाख दो भी चला जाएगा। हमेशा होल नंबर में ही जाएगा। कैसे जाएगा बच्चों? होल नंबर में ही जाएगा। तो लिख लो, चार्ज चार्जेस नंबर ऑफ चार्जेस आर इन डिस्क्रीट इन नेचर। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट इन नेचर विच आर क्वांटाइज्ड। और उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। वाई वी आर पुटिंग प्लस माइनस? नेगेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस माइनस साइन का मतलब क्या? प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब, और माइनस का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो जल्दी से। और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? हाँ तो लिखो, 1.90। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है बच्चों? 1.6 10⁻⁻⁹ विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे कि होल आइसोलेटेड सिस्टम ले ले, जैसे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम को मानता है, इस रूम को मान लेता हूं। इस रूम में जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चार्ज हमेशा क्या होगा? ट्रांसफर ही होगा। जैसे मेरे से तेरे पे चला जाएगा, तेरे से इसके पास चला जाएगा। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कंजर्व। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बस ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मेरे से इससे ट्रांसफर हो गया, इसका तेरे पे ट्रांसफर होगा, तेरा किसी और से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है। मास में क्या हो सकता है? मास में आपने देखा चार्ज की वैल्यू बढ़िया घट भी सकती है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोल बताया था ना उसने। चलो पढ़ोगे आगे जाके। ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टाइन ने बोला था कि जब कोई भी बॉडी हाई स्पीड में जाती है तो उसका मास वेरी करता है। क्या करता है बच्चों? उसका मास वेरी करता है। ठीक है। वरना हमने क्या पढ़ा अभी तक? नाइन्थ में, टेंथ में क्या पढ़ा कि मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अर्थ में बाहर भेज दो, प्लैनेट में भेज दो, कहीं भेज दो, केवल मास मास सेम रहता है। लेकिन उसने बोला था कि मास को जब हम कौन सी वेलोसिटी से बच्चों? वेरी हाई वेलोसिटी से जब हम ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है, तो मास वेरी करता मास वेरी करेगा। एक और बात, अगर ये बात छिड़ गई तो मैं छोटा सा और पॉइंट डालूंगा। कोई भी वेव नेचर देखा ना, पानी ऐसे वेव नेचर प्रोड्यूस करता है ना। तो कोई भी मास, अगर जो स्मॉलेस्ट मास होगा और उसको मैं हाई स्पीड से डालूंगा ना, तो उसके अंदर वेव नेचर भी आ सकता है। वेव नेचर का मतलब कि वो साइनसोइडल की तरह मूव। जैसे तुम जा रहे हो, तुम सीधा सीधा भागने लग रहे हो, गलती से तुम्हारी स्पीड कितनी बन गई? है। ठीक है, पर तुम्हारा मास बहुत ज्यादा, जब प्रूफ करेंगे तुम्हारा मास बहुत ज्यादा, तुम वेव नेचर में नहीं आ सकते। पर मान के चल तेरे बाल को हमने पकड़ लिया, बाल को इतनी हाई स्पीड से हमने क्या किया? ट्रेवल करवाया। तो क्योंकि हेयर मास बहुत कम है
और जब इसका मास बढ़ जाएगा ना, तो कौन सा नेचर आ जाएगा इसका? वेव नेचर है। तो कैसे ट्रेवल करेगा? वेव नेचर की तरह ट्रेवल करेगा ये। वो हम तब देखेंगे कि कोई भी बॉडी, या फिर इसके लिए आता है मैटर वेव। क्या आता है? मैटर वेव। क्योंकि मास होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर होगा, और अगर वो वेव की तरह एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? वेव बन जाएगा। ठीक है, वापिस आते कहाँ पे थे हम? फिफ्थ पॉइंट पे थे। ठीक है, तो क्या लिख रहे थे? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, लिखो बच्चों, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। दैट मीन्स it can neither be created nor be destroyed. It can neither be created nor be destroyed. रेस्ट पे कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्ज के? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। लिखो, चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट रेस्ट ओनली। चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे बच्चों? एट रेस्ट। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ढंग से लिखना नेक्स्ट पॉइंट। ये छठा पॉइंट था जो तुमने लिखा है। हाँ, अब सातवां पॉइंट है, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे, विल प्रोड्यूस और विल क्रिएट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। और यही वेलोसिटी अगर वेरिएबल बन जाए तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो वेलोसिटी है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस करेगा? रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। जो तेरे सिर पे आती है ना, कौन सी धूप? धूप आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही तेरे ऊपर धूप? है, जादू है क्या ये? तो धूप आ रही है ना, धूप में कौन सी रेडिएशन होती है बच्चों? तो कौन सी वेलोसिटी से आ रही है वो? वेरिएबल वेलोसिटी से आ रही है। वेरिएबल वेलोसिटी से, कांस्टेंट से नहीं, वेरिएबल से। तभी वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकता है, तभी वो वेव नेचर दिखा सकता है। ठीक है, लिखो, लास्ट पॉइंट है, क्या था? मूविंग चार्ज विद वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग चार्ज विद वेरिएबल वेलोसिटी will emit electromagnetic radiation, will emit electromagnetic radiation। हमारे पास तीन टाइप के मटेरियल होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन ये कहता है कि जैसे आपने पढ़ा है कि ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट के सबसे आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वैलेंस बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे, अपने एटम से बाहर आ जाएंगे, तब वो क्या बन जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। फिर इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर वो अपने घर में ही है तो फ्री नहीं है वो, घर से बाहर जाएगा तब फ्री है वो। सही बात है कि नहीं है? जब तुम्हारा दोस्त जब तुम्हें बुलाएगा, अलग आजा भाई बाहर, तभी तो तू बाहर जाएगा, वरना तो पापा ने पकड़ रखा, पढ़ बेटा, यस और नो बोल रखा है ना, पापा फोर्स लगा रखा है इसके ऊपर, तो यही रहेगा। पर अगर गलती से दोस्त ने बहुत तेज आवाज लगाई, अब इसका मन करेगा बाहर जाने का, तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कि इसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चे, इसको छोड़ रखा है ऐसे, यार तू पढ़ मत, चाहे कुछ मत कर, कोई बात नहीं, जैसे बाहर से दोस्त आया, प्यार से वाला लगे, चला गया। क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे एटम्स होते हैं इसके अंदर। सेमीकंडक्टर में थोड़े कम होते हैं, और इंसुलेटर में तो और भी कम होते हैं। और इंसुलेटर में एक और खास बात होती है कि इंसुलेटर में जो फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस होता है ना बीच में, न्यूक्लियर फोर्स हो तो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो अपने आप को बाउंडेड लगा के रखता है, तेरे को तो भेजना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। छोटा बच्चा होता है ना, जैसे छोटा 1-2 साल का बच्चा, वो नहीं बाहर जाएगा, चाहे कितनी बार बुला लो उसको, वो नहीं जा सकता बाहर।
समझ में आ रही है? वो इंसुलेटर है। वो क्या है? जैसे तुम 12वीं से बाहर चले जाओगे, 12वीं जैसे तुमने क्रॉस करी, फिर देखो तुम कंडक्टर ना बन जाओ तो। 12वीं तक अभी तुम सेमी कंडक्टर हो। अभी जो तुम्हारी स्टेज है कैसी है? सेमी कंडक्टर वाली है। पापा ने भी डंडा कर रखा है, ठीक है, टीचर ने भी डंडा कर रखा है, स्कूल वालों ने भी डंडा कर रखा है, तो बाहर ज्यादा नहीं है। बस थोड़ा 15-20 मिनट के लिए चले जाओ, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन जैसे तुम बीटेक करना है, कुछ करना स्टार्ट कर देते तो मम्मी पापा की भी नहीं सुनोगे, सीधा थोड़ी बहुत आवाज लगा, चलो भाई चलो पार्टी करने चलो, ये करने। अब नहीं जा सकते ना, रात को घूमने नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तब तुम करोगे हरकतें ये वाली सारे के सारे। तब तुम क्या बन जाओगे? बस कंडक्टर बन जाओगे। अभी क्या हो तुम एक्चुअली में? और इंसुलेटर कब है? जब बच्चा बहुत छोटा, मतलब कि वहां पे न्यूक्लियर फोर्स क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा। तो जब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो अपने बाउंडेड रीजन में ही रखेगा, बाउंडेड बना के रखेगा उसको। क्या बना के रखेगा? बाउंडेड बना के रखेगा। समझ में आ गया? तो एक एक दो दो पॉइंट लिख लो, लिख लो। इन इन कंडक्टर, इन कंडक्टर very large number of free electrons present in conductor, very large number of free electrons present, very large number of free electrons present. These free electrons are, these free electrons are responsible for, these free electrons are responsible for transfer of charge, transfer of charge. एग्जाम्पल के तौर पे मेटल हो गया। क्या हो गया बच्चों? मेटल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया आपका? सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर less number of free electrons present, less number of free electrons present, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। सेमीकंडक्टर आपका पूरा एक चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर यही है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ गया बच्चों आपका? इंसुलेटर। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। बैड कंडक्टर का मतलब कि ना ही हीट ट्रांसफर हो सकती है, ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पेन हो गया बच्चों, प्लास्टिक का है ना ये। अब इसको मैं गर्म कर दूंगा, आपने खुद देखा स्टील का बर्तन उठा तो गर्म लगता है एकदम से, लेकिन कांच का या दूसरा नहीं होता है, दूसरे मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसको उठाओगे गर्मी नहीं लगती है। सिरामिक हो गया, जो अदर टाइप का कोई भी हो गया, तो वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। इसलिए वो क्या है बच्चों? बैड कंडक्टर है। किसका बैड कंडक्टर? हीट का। इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती, इसलिए बैड कंडक्टर हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। कौन है? इंसुलेटर। इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज, आपने कंडक्टिविटी टॉपिक पढ़ा है ना, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, हीट कंडक्टिविटी। तो कौन प्रोड्यूस कर सकता है? केवल मेटल ही प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। हीट की कंडक्शन के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल। और क्या, हीट की कंडक्शन के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अभी देखोगे कि हम कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब आएगा बच्चों, हाउ कैन वी चार्ज द बॉडी। जैसे कोई बॉडी, उसको मुझे चार्ज करना है, तो हम कैसे चार्ज, पहले सुन लो फिर लिखूंगा। चार्जिंग ऑफ बॉडी नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चार्जिंग ऑफ बॉडी। पहला होता थर्मोनिक इफेक्ट, सुनते रहना, भी पहले लिखूंगा बाद में। थर्मोनिक इफेक्ट, थर्मोनिक, थर्म आ रहा थर्म, और मैंने आपको बताया थर्म आता तो वहां पे क्या चीज आ जाती है? हीट। और हीट के साथ टेम्परेचर, यस और नो। इसका मतलब कि अगर बॉडी को मैंने, कोई भी मेटल है, मेटल, मेटल पे अगर मैंने उसको बहुत ज्यादा हीट दे दिया बच्चों, तो हीट देने से क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे से निकल जाएंगे। और आपको भी मैंने समझाया था, अगर कोई भी बॉडी से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कौन सी बॉडी बन जाती है? वो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज बन गई ना, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी बनानी थी मेरे को। तुमने कहा बोला कि पॉजिटिव बनाओ नेगेटिव बनाओ, मैंने तो बोला चार्ज बॉडी बनाऊंगा, मैंने पॉजिटिव चार्ज बॉडी बना दी। सर में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं बॉडी को वेरी हाई टेम्परेचर पे गर्म करूंगा, तो उसमें से क्या गायब होने लग जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब गायब हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को कौन सी चार्ज बॉडी बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोलते हैं। सर में आ गया यहां तक?
सेकंड केस भी बिल्कुल सेम है, जो कि आपका आएगा एटम में आएगा, और आपने शायद पढ़ भी रखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ा है क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सर लाइट मारते हैं शाबाश। लाइट मारते हैं frequency, beam of light लाइट मारते मारता है तू? हैं। अरे मतलब किसी भी मेटल इंसिडेंट इंसिडेंट करवाते हैं। शाबाश। अगर कोई भी मेटल बॉडी पे जब हम लाइट, हाई फ्रिक्वेंसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाली सरफेस होती है वहां से क्या हो जाता है बच्चों, एमिट हो जाता है। और जैसे एमिट हो जाएगा बच्चों, तो कौन सी बॉडी बन जाएगी फिर दोबारा? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनी कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी, फिर इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड होता है बाय फ्रिक्शन। कौन सा मेथड बच्चों? बाय फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो बॉडी को मैं क्या करूं, जो आपने पढ़ भी रखा है कि रब करूंगा, पर रब करने में एक कंडीशन होनी चाहिए कि दूसरी वन ऑफ द बॉडी शुड बी इंसुलेटर, ये न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। दूसरी बॉडी क्या होनी चाहिए? न्यूट्रल बॉडी। तो जैसे मैं रब करूंगा तो होगा क्या, एक बॉडी से चार्ज क्या हो जाएंगे और दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो बन गई चार्ज बॉडी। बनी कि नहीं बनी? तो चार्ज बॉडी की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तीन हो गए। चौथा आता है बच्चों कंडक्शन के थ्रू। कैसा आता है? कंडक्शन के थ्रू। मैं कंडक्ट करवाऊंगा कोई भी दो चार्ज बॉडी, जैसे कि आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, मान के चलो, उनके बीच में मैंने कॉन्टैक्ट बना दिया। कॉन्टैक्ट बना दिया। अब ऐसा नहीं तो देर तक रखा, बहुत स्मॉल टाइम के लिए भी रख सकते हैं, इन्फिनिट टाइम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इसको कॉन्टैक्ट बनाया तो इनके बीच में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। टच करवाया, रब नहीं करवाया, क्या करवाया है? टच। टच करवाने से दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक इक्वल नहीं हो जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में, जेई में तो मेन में तो आते ही आता है, कई बार आता है कि एक बॉडी के पास इतना चार्ज है, दूसरी बॉडी के पास इतना चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट करके तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बस ये पूछता है। अब तुम बताओ, अगर कितने भी चार्ज हो, मुझे नहीं पता, इस पे 10 हो, इस पे 50 हो, दोनों को जोड़ दे, 10 + 50, 60/2, 30 हो जाएंगे दोनों के ऊपर। कितने हो जाएंगे? और 30 की वजह से और 10 50 की वजह से अलग रिजल्टेंट आएगा। आप सोच रहे हो सेम सर, जब चार्ज ही कंजर्व हो गया है, 10 + 50 भी 60 होता है, 30 + 30 भी 60 होता है, तो फिर क्या होना चाहिए? फोर्स भी तो सेम होना चाहिए। कुलम फोर्स नहीं, कुलम फोर्स सेम नहीं आएगा, अलग ही आएगा। तो कई बार वो उनका रेशो पूछ लेता है, कई बार कुछ भी पूछ सकता है, पर एक क्वेश्चन आता है सर में आ गया। तो उसको कौन सा मेथड बोलते हैं बच्चों? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। लास्ट होता है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, मान के चलो कि इंडक्शन में मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि मान के चलो कि एक है हेविली चार्ज बॉडी है, और हेविली चार्ज बॉडी मान के चलो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और इस अभी दूर है ये बॉडी, और ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि बॉडी का मतलब क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। सेम है, ठीक है। जैसी मैं इसको पास लेके आऊंगा, जरूरी नहीं कि न्यूट्रल हो, पर है अभी मान, जैसे मैं इसके पास लेके आऊंगा बच्चों, तो बॉडी क्या करेगी बच्चों, पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव के साथ। तो इस सरफेस के आसपास कौन सा चार्ज आने लग जाएंगे बच्चों? नेगेटिव। और कौन रिपेल करेगा इससे? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसी जब मैंने ऐसी कंडीशन, देखो टच करवा रखा मैंने, नहीं करवा रखा, गैप है, लेकिन ये क्या है बच्चों, हाईली चार्ज बॉडी है। और जैसी मैं इसको, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, तो मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूंगा? ग्राउंड से। और ग्राउंड से आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, तो केवल कौन से चार्जेस प्रेजेंट होंगे इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, नेगेटिव चार्ज टच भी नहीं करवाया मैंने, केवल दूसरे से क्या कर दिया बच्चों, गैप बना के रखा। तभी यहां पे एक टर्म इंड्यूस्ड चार्ज। क्या हुआ बच्चों? इंड्यूस्ड, सेल्फ जनरेट हुआ है ना, ना मैंने रब किया, ना मैंने कोई लाइट इंसिडेंट करवाई, ना ही मैंने गर्म किया, ठीक है, ना ही मैंने कंडक्टिविटी किया, केवल मैंने दूर से देखा, इसको दूर से पास से लेके आया, और जैसे ही मैं दूर से लेकर इसको पास में लेके आया, तो उसकी वन सरफेस पे क्या हो गए, अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस आ गए। अगर बाय द नेगेटिव बॉडी होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं बच्चों? पॉजिटिव चार्ज जाते हैं। नीचे क्या आ जाते? नेगेटिव चार्ज में आ जाते। सर में आया कि नहीं आया? क्या बात क्लियर हो गई? तो पहला मेथड लिखें बच्चों, ठीक है, लिखो तो, डायग्राम भी बनाना है साथ साथ। तो पहला है आपका थर्मोनिक बॉडी, थर्मो आयनिक बॉडी।
थर्मोआयनिक मेथड है, इसमें लिखो when the metal is heated at high temperature, when the metal is heated at high temperature, then some electrons of the metal, some electrons of the metals are injected and the metal gets ionized, and the metal gets ionized. It becomes positive charge. साफ साफ राइटिंग हो, साफ साफ राइटिंग। क्या लिख रहा है ये मक्खी मार? बोर्ड के एग्जाम भी है इस साल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी है, इसको हाई टेम्परेचर पे बच्चों मैंने गर्म किया, तो ये कैसी बॉडी बन जाएगी बच्चों? पॉजिटिव चार्ज बनेगी। कब पॉजिटिव चार्ज बनेगी? जब जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएंगे बच्चों, यहां से सरफेस से गायब हो जाएंगे। ठीक है, करने पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो रिड्यूस पे कोई इफेक्ट होगा? रिड्यूस करने में मतलब करंट नेगेटिव चार्ज में हो जानी चाहिए। मतलब तू वापस कह रहा है बढ़ाया था, उसी का टेम्परेचर रिड्यूस करते हो जीरो पे लें तो वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जीरो से नीचे लेके जाएंगे तब कोई इफेक्ट नहीं है। आगे बढ़े। सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे कि बच्चे ने बताया था कि कोई भी अगर सरफेस है, मेटेलिक सरफेस बच्चों, ठीक है, इस पे कोई भी रेडिएशन बच्चों इंसिडेंट करवाते हैं हम, लाइट की रेडिएशन होगी, ठीक है, ये एक्सरेज होगी, कोई भी रेडिएशन होगी बच्चों, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होती है? एच एफ से, आपने पढ़ा था ना, एच एफ एनर्जी होती है इसकी, है ना, लाइट की। जैसे हम इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों? इंजेक्ट हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ तो नहीं, यहाँ बनाते हैं, जहां पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं ना वहीं के, ठीक है, तो कैसी बॉडी बन जाएगी बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो लिखो, when a light of sufficient high frequency, when a light of sufficient high frequency is incident on the metal surface, is incident on the metal surface, some electrons comes out, some electrons comes out and metals get, metal gets ionized and become कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? क्लियर हो गया यहां तक सभी को? हाँ भाई, क्लियर हो गया तेरे को? चलो तो नेक्स्ट है, लिखो। लाइट की तो गामा रे वाली रीडिंग को सेम रिजल्ट आएगा। अभी मैंने एक टर्म लिखवाई थी, पढ़िए दोबारा। सफिशिएंट हाई फ्रिक्वेंसी बोला है ना, तो सफिशिएंट हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब बच्चों इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो क्या कर जाए? इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए, वहां से इंजेक्ट कर जाए, है ना। अब तू बोले मैं इसके पास मेटल ले आऊं सर, क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज कर दूं सर, मैं इससे कर दूं क्या? अबे एनर्जी भी तो ज्यादा होनी चाहिए, उनकी सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? ये आपका टॉपिक आएगा पहला पहला,
एटम्स के में पहला पहला कौन सा टॉपिक आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, ये दोबारा हम पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, लिखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो लिखो, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी is rubbed, is rubbed with another body, may be neutral, then some electrons are transferred between them, then some electrons are transferred between them, then one body will become positively charged and another body will become negatively charged. ये है बिफोर रबिंग और ये है आफ्टर रबिंग। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लो। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लो। लिखो, when a charged conductor, when a charged conductor is connected with a neutral conductor, ठीक है, then charges flow from one body to another। कहां से, शुरू से बोल रहा हूं। when a charged conductor is connected with neutral conductor और अनचार्ज कंडक्टर, इसमें एक और पॉइंट भी है, अनचार्ज कंडक्टर की जगह दूसरा चार्ज भी हो सकता है, पर मैं तो बस समझने के लिए कर रहे हैं। जब मैं अभी तुम्हें जब एग्जांपल करवाऊंगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरा अनचार्ज ही होना चाहिए। चार्ज भी हो सकता है लेकिन कम चार्ज वाला भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज वाला भी हो सकता है। अगर वो बहुत ज्यादा चार्ज वाला है तो उसमें से मेरे में ट्रांसफर होगा चार्ज, समझ रहे हो, क्योंकि चार्ज हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगा, हायर टू लोअर। बस समझ में आ गया। तो दोबारा लिखना है, दोबारा लिखो, when a charged conductor is connected with the neutral conductor then charges flow from one body to another, then charges flow from one body to another। और ये होता क्यों है, जैसे हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आता है पोटेंशियल। पोटेंशियल तो पढ़ा है आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 10th क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्जेस फ्लो फ्रॉम, चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक इक्वल ना हो जाए। क्या इक्वल ना हो जाए, या फिर पोटेंशियल, अनलेस पोटेंशियल बिकम्स सेम, अनलेस पोटेंशियल बिकम्स सेम। ठीक है। तो देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, देखो मान के चलो कि ये बॉडी है और इसके पास चार्जेस हैं बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ क्वांटिटी लेके चल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे साइड। इसके पास 8 है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक दूसरी बॉडी है, इसके पास चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जैसी मैंने अभी इनके बीच में मान के चलो एक वायरिंग है, अभी कनेक्ट नहीं कर रखा, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक इक्वल ना हो जाए। अब 8 का इक्वल क्या हो सकता है, इसके पास 4 हो जाए और इसके पास क्या हो जाए, बस खत्म कहानी। दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो पहला केस तो यही है, दूसरा केस क्या हो सकता है, मान के चलो अभी भी इसके पास कितने हैं, 8 ही है चार्जेस। दूसरा नेगेटिव चार्ज है, कितने, 2 मान लिया हमने, थोड़ी देर के लिए 2 मान लिया, ठीक है। जैसी मैंने इनके बीच में कनेक्शन करवाया तो 8 और 2 कितने बन गए, 6 बन गए, क्योंकि 2 नेगेटिव है ना और 8 पॉजिटिव है तो कितने बन गए, 6 बन गए। अब 6 का इक्वल क्या होगा, 3 इधर 3 इधर।
समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, इवन हाइयर चार्ज भी हो सकता है, तो फिर यहां से वहां चार्ज का ट्रांसफर होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों केस बनाओ जल्दी से, दोनों केस बनाओ। मेरे में ऑड नंबर हुआ तब थोड़ा होगा। क्या होगा? तो बता दो क्वांटाइज, फिर क्वांटाइज वाली गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई? सर अगर एक और नेगेटिव चार्ज तो वही तो पूछ रहा है वो। तो फिर क्या? उसने क्या पूछा, फारसी थोड़ा ना पूछा तो फिर ये फिर यहाँ दो हो जाएंगे। है। ऐसे नहीं होगा, चार्ज फिर अनइक्वल ही रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे नहीं हो सकता कि साढ़े तीन नहीं हो सकता, फिर चार और तीन ही रहेगा। इससे उसमें नहीं जाएगा ही नहीं फिर। ठीक है, टाइमिंग डाल दी मैंने। चलो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट लिखो। लास्ट कंडक्शन हो गया हमारा। अब लास्ट है इंडक्शन। क्या है बच्चों? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है देखो, मान के चलोगी एक ये बॉडी है जो कि वेरी हाई नेगेटिव बॉडी है बच्चों, ठीक है। और यहां पे दूसरी बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। जैसी मैं इस हेविली नेगेटिव बॉडी के पास में क्या लेके आता हूं, न्यूट्रल बॉडी को लेके आता हूं, तो मैं क्या देखता हूं, उसके नियरेस्ट पोर्शन पे यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पोर्शन विल बिकम पॉजिटिव और ये पोर्शन विल बिकम नेगेटिव, ठीक है। एक और काम भी कर सकता हूं, पता है क्या? मैं यहाँ पे एक और बॉडी अगर मैं लगा दूं, देखो एक और बॉडी लगा दूं, तो पता है क्या होगा? ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल था। इसके बाद सारा का सारा क्या चल जाएगा? और जैसे मैं सेपरेट करूंगा तो एक बॉडी क्या बन जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। और एक क्या बन जाएगी? समझ रहा है प्रोसेस? पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप दिस वन, और थर्ड स्टेप दिस वन। क्लियर हो गया अच्छे से? तो पहला, दोनों के बीच में गैप अच्छा खासा था। जब मैं उसको क्लोज लेके आया तब जाके जो चार्जेस हुए, एक सरफेस पे अपोजिट चार्जेस आ गए, दूसरे सरफेस पे उसके भी अपोजिट चार्जेस आ गए, राइट। और लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी बॉडी उसको न्यूट्रल बॉडी को टच करवाया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए। या फिर मैं इसको क्या कर सकता था, मैंने बताया था लास्ट से, ग्राउंड भी कर सकता था। ग्राउंड भी तो कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो लास्ट मेथड यही है, तो लिख लो पहले, लिखो। When a charged particle when a charged particle is taken near to a neutral object, when a charged body भी लिख सकते हो, a charged body is taken nearer to a neutral body, negative charge and positive charge will be in opposite side of the neutral body. Negative charge and the positive charge will be opposite side of the neutral body. That is, charges appear on the two sided of the body. Charges appears on the two sides of the body. .
दिस फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन. वन मेथड इज अर्थिंग. लिख लो, वन मेथड इज अर्थिंग. अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, ग्राउंड से कनेक्ट कर दें. या फिर सेकंड मेथड क्या बताया मैंने अभी इस वाले में, मैंने अनदर न्यूट्रल बॉडी इज कनेक्टेड. दोनों मेथड लिख लो. फर्स्ट मेथड क्या है बच्चों, अर्थिंग है. सेकंड मेथड है कनेक्टिंग विद न्यूट्रल बॉडी. कनेक्टिंग विद न्यूट्रल बॉडी. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया. अब चार्ज का काम खत्म. चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है. इस पे कई बार आप देखोगे कि बहुत ही कम आते हैं, पर खासकर इस पे जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको पता होने, जैसे इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. कई बार वो बोलेगा इंडक्शन स्टेटमेंट वाइज घुमा सकता है ना, कि इंडक्शन प्रोसेस में कोई भी दो बॉडी को जब हम टच करवाते हैं, अब जैसे उसने टच बोल दिया तो इंडक्शन का बात कर, वहीं पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है. तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं खासकर इसी में ही बैठते हैं वो, चार्जिंग वाले बोर्ड में. इस चीज का ध्यान रखना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है बच्चा आपका कूलम्स लॉ. लिखो कूलम्स लॉ. क्या कहता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट कहता है. किससे? किससे? न्यूटन लॉ. न्यूटन लॉ को फॉलो करता है. बस क्या करता है बच्चों? न्यूटन लॉ को फॉलो करता है. कहता क्या है? ध्यान से देखो. ये कहता है कि जो कूलम्स लॉ में कहता है जो फोर्स होगा, कोई भी दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स होगा, दैट विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर चार्जेस. वहां पे क्या था? मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस. यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? चार्जेस. सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? एंड thus against when the two body charges are separated by distance, and if the distance is increases, force will decrease. That means there will be inversal law, square inversal law. और दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और यहां पे क्या आ जाता है बच्चों? के कांस्टेंट आ जाता है. और के की वैल्यू होती है क्या? 9 × 10⁻⁹ यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. कैसे किया अभी हम बताऊंगा. ठीक है. अदरवाइज इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये जितनी भी मैंने वैल्यू ली है अभी तक, मैंने जो भी वैल्यू ली इसको लिखना है स्पेसिफिकली या तो एयर या फिर वैक्यूम में है. अभी तक मैंने कोई मीडियम में नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले बोला था ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, ये रहता. इसलिए अभी तक मैंने अभी एयर और वैक्यूम में ही लिया है इसको. तो पहले इसको लिख लेते. लिखो तो. कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two stationary point charges. टू स्टेशनरी तो होना ही चाहिए था, रेस्ट पे तो रखना ही चाहिए ना. अगर वो मोशन में ही आने लग गए तो उसके अंदर फिर कौन सी फील्ड आ जाएगी एक्स्ट्रा? मैग्नेटिक फील्ड. हम पढ़ क्या रहे हैं अभी भी? इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज फील्ड पढ़ रहे हैं ना. तो अभी तक भी दोनों के दोनों किस पर है बच्चों? रेस्ट पर. तो दोबारा किस पॉइंट पर थे बच्चों? क्या पॉइंट था? स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. पॉइंट चार्जेस लिखना जरूरी है. अभी बताऊंगा पॉइंट चार्ज क्या होता है. पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them.
ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ। देखो, मान के चलो कि एक चार्ज है बच्चों Q1, मुझे नहीं पता इसकी पोलैरिटी क्या है, अभी पोलैरिटी के बारे में बात नहीं करते। Q1 Q2 चार्ज है, हो सकता हो दोनों के दोनों सेम चार्ज हो। अगर दोनों के दोनों सेम चार्ज है तो कैसा फोर्स होगा दोनों के बीच में? रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स होगा तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। पर रहेगा तो इसी लाइन के ही बीच में, यस और नो, या तो इस डायरेक्शन में लगेगा अगर रिपल्सिव है। कब है ये? जब दोनों के दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। लेकिन ध्यान से देखना है, अगर यही चार्जेस बच्चों अपोजिट हैं, एक नेगेटिव और एक क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तो उनके बीच में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो भी तो उसी लाइन के बीच में रहेगा, यस और नो। मतलब कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में ही फोर्स कहीं ना कहीं लाई करेगा, इससे ऊपर ना नीचे, उसी लाइन में ही लाई करेगा। अगर वो उसी लाइन में ही लाई करेगा हमेशा दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। सुन लो वर्ड, क्या बोल सकते हैं उसको? सेंट्रल फोर्स। और यही सेंट्रल फोर्स हमने ग्रेविटेशन फोर्स में ही देखा था। और ग्रेविटेशन फोर्स एक कैसा फोर्स होता है? और एक और आता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? गधो, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। याद, रिवाइज भूल गए सब कुछ? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और बात अभी लिखवाऊंगा, कंजर्वेटिव फोर्स होने से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जब उधर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसमें फॉर्मूला क्या पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी का, बता भाई? ग्रेविटेशन में ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा? सोच, के Q1 Q2 अपॉन आर आ जाएगा। बिल्कुल सेम। अभी मैंने बोलता फॉर्मूले लगभग लगभग क्या आएंगे बच्चों? सेम से ही आते नहीं। तो जो अगर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई थी, किसके अंदर? ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर, ग्रेविटेशन फील्ड में, यहां पे भी क्या आएगी बच्चों? यहां पे भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। समझ में आ गया? तो लिख लो, एज सिमिलर ग्रेविटेशन फोर्स, as similar to gravitation force, the Coulomb force the act along the line joining the two charges, line joining the two charges। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, इट इज कॉल्ड सेंट्रल, इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होगा तो कौन सा फोर्स होगा ये? कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की कौन सी एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, लिखो, potential energy can be defined for Coulomb force, potential energy is defined for Coulomb force। ठीक है बच्चों, लिख लिया यहां तक। अब हम बात करते हैं किसकी? मीडियम की। किसकी बात करते हैं? मीडियम की बात। लिखो, Coulomb force in a medium, in a medium other than air and vacuum। तो होता क्या, ध्यान से देखो, मान के चलो एयर की बात करते हैं पहले। एयर में, एयर में बच्चों दो चार्ज है मान के चलो, एक है क्या? Q1, एक है क्या? Q2। थोड़ी देर के लिए मान लिया ये नेगेटिव चार्ज है, एक क्या है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। या फिर दोनों को पॉजिटिव चार्ज ही मान सकते, दोनों को भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये रिपेल करेगा इसको, Q2 रिपेल करेगा Q1 को, है ना? जब एयर में है तो फोर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा, फोर्स इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन जैसी मान के चलो मैंने इनको वाटर में डाल दिया,
तो वाटर में जैसे ही डाल दिया बच्चों, जो Q1 चार्ज होगा उसके आस क्या होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे, यस और नो, होंगे ना वाटर के ड्रॉपलेट्स। अब वाटर के ड्रॉपलेट्स होने से क्या होता है बच्चों, मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुन लो, ये पॉजिटिव चार्ज है। वाटर खुद कैसा है, न्यूट्रल नहीं होता भाई, H2O न्यूट्रल होता है। मानता है कि नहीं मानता तू, मानता है, ये तो मानता है, ठीक है। और जैसे न्यूट्रल बॉडी को जब मैं चार्ज बॉडी के पास में आया तो क्या बन जाता है, जल्दी बोल। तो आएगा चार्ज आ जाएगा ना। इंडक्शन होने लग जाता है। और इंडक्शन का मतलब कि जो अगर ड्रॉपलेट होगा पॉजिटिव के आसपास कौन सा होगा, नेगेटिव, और ये बन जाएगा क्या बच्चों, पॉजिटिव। बनेगा नहीं बनेगा। ऐसी और भी हो सकता हो बबल, ठीक है, वाटर का अगर ड्रॉपलेट्स है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही इस वाले, क्योंकि ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज ही रखे हैं मैंने, तो इसके भी क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, ध्यान से समझना। पहले मेरे पास 100 चार्जेस थे, 100 न्यूटन फोर्सेस था, तो मैं इसके ऊपर 100 लगा रहा था, ये भी मेरे ऊपर 100, क्योंकि इक्वल फोर्सेस भी होता है, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, यही पढ़ा है ना हमने, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। तो 100 मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये मेरे पे 100 लगा रहा है। अब क्या हुआ, कुछ फोर्सेस मैंने इनको भी दिए इंडक्शन के थ्रू, और कुछ फोर्सेस मैं इस पे भी लगा रहा हूं। तो मुझे बताओ अब फोर्सेस की वैल्यू Q1 और Q2 के बीच में, मैं अभी वाटर मॉलिक्यूल की बात ही नहीं कर रहा, मैं Q1 और Q2 की बात कर रहा हूं, क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हुआ कि ज्यादा, कम हुआ। इसका मतलब कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी अगर किसी अदर मीडियम में चली जाती है रेदर देन एयर और वैक्यूम, तो उनके बीच में जो कुलम फोर्स होता है जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी, वही बताया कुलम ने, और कितनी कम होगी, इसका मतलब कि ध्यान सुनना, इसका मतलब कि जो फोर्स था ना, फोर्स था जो एफ डैश मान के चलो थोड़ी देर के लिए, वो Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा के डैश, क्योंकि Q1 Q2 तो चेंज नहीं हो रहे, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम है, चेंज क्या हुआ है, के डैश। के डैश की जैसे एफ डैश बना, और एफ डैश की वैल्यू एफ से कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। तो के डैश की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा, के से कम होगी, कम होगी। इसका मतलब कि के डैश की वैल्यू के से क्या है बच्चे, कम है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब कि के डैश अपॉन के क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, या फिर मुझे बोलना चाहिए के अपॉन में के डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 1 1। क्या ये बात क्लियर होगी, अच्छे से दिमाग में सटीक से चलेगी। और फिर के होता क्या था, ध्यान से देखो बच्चे, के क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनो, के डैश की वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा, कम होनी चाहिए। कम होने के लिए नीचे की वैल्यू ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए भाई, डिनोमीटर में ज्यादा वैल्यू हो जानी चाहिए। तो ने बोला कि डिनोमीटर में एक और वेरिएबल आ जाता है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कब आएगा, जब जब मीडियम में जाओगे दूसरे। समझ में आ गया। और इसी टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं सारे पॉइंट लिखूंगा, यही होता है एक एक्स्ट्रा जो आता है, किसकी वजह से आता है, जब हम मीडियम में जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई, लिखो, लिखो इतना पहले जैसे लिखो, when when two charge present in a medium, for example in water, some forces will be utilized between charged body and water molecules, charged body and water molecules, thereby the force between two charged body, the force between two charged body क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज्यादा, कम हो जाएगा, will be reduced, will be reduced। तो पता है क्या लिखना है, देखो इतना पार्ट लिखना है डायरेक्टली, जो मैं बताऊंगा ये लिखना है। मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला डायग्राम बनाओ,
ताकि याद रखें, कई बार आता नहीं है पर फिर भी पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है, एग्जैक्टली क्या पीछे रीजन है। हमें तो रीजन जानना था, वो तो हमें पता ही है, कम हो जाएगी वैल्यू। एग्जैक्ट रीजन क्या है? क्योंकि उसके आसपास के जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं वो भी मेरी कुछ कुछ फोर्स ले लेंगे, कुछ एनर्जी ले लेंगे। इसलिए हम दोनों के बीच में, मैं Q1 और Q2 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगा? कम हो गया। समझ में आ गया? इससे ओवरऑल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो गई। तो आपको ये बनाने के बाद ये लिखना है और ये लिखना है, बस ये मत लिखना, और सीधा फ्री एफ लिखना है। के बाद लिखेंगे हम, जल्दी बनाओ। लिख लिया? चलो, अब हम सारे पॉइंट लिखेंगे अच्छे से दोबारा। हाँ जी गुरु जी बताइए। तू क्या पंखड़िया बना रहा है? पंखड़िया बना रहा है तो। बहुत अच्छी ड्राइंग है तेरी तो। अवार्ड भी मिला सर। हाँ बोलो बोलो मैडम, बोलो क्या तकलीफ है? बड़े, चलो। अभी आपने लिखा था के क्या लिखा था बच्चे? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? नोट से गया। अबे इंग्लिश मीडियम। एप्सिलॉन, एप सी लॉन लिख दूं क्या? ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, ठीक है। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे बच्चों? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, जो कि होती है 8.85 10⁻⁻12। इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आई? अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या बच्चों? इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, एक नंबर रहेगा बस। ठीक है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमेशा कांस्टेंट ही होगी। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर के लिए 81 होता है, याद नहीं रखना, एग्जामिनर देता है। वाटर के लिए क्या होता है? एप्सिलॉन आर की वैल्यू 81। सिलिकॉन एटम होता है ना, सिलिकॉन के लिए होता है 15। हमें याद रखना है कि नहीं रखना? नहीं रखना बिल्कुल। वो देगा एग्जाम। तो पहले बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की। आपने ये कैसे लिख दी डायरेक्ट? वैल्यू तो देखो याद रखनी है, ठीक है। और फिर दी कैसी दी वैल्यू? तो देखो बच्चों, फॉर्मूला आपका क्या था? एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ, तो क्या बन गया? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। Q1 Q2 की यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर। अपॉन में F की क्या होती है? न्यूटन। और आर स्क्वायर की क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। बन गया बस। यूनिट लिखने में क्या है? लिख देंगे, कोई तकलीफ थोड़ी ना है न्यूटन लिखने में। क्या हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं जल्दी से? सर कैसी बात करो, मैं तो तुरंत लिख दूंगा। लिख दो जल्दी से, लिख दो। चार्ज का भी बताया था, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? हैं? एफ ए, एफ ए, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80। क्या बताया था? 80। तो देखो ध्यान से देखो, Q1 का क्या हो जाएगा बच्चों? 80। दूसरे Q2 का क्या हो जाएगा? 80। फोर्स का क्या होता है? M1 L2। अबे T-1 इतनी जल्दी भूल गए? T-2 होता है एनर्जी में, ये है फोर्स।
रुक जा, मैंने गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या? L1 होता है, T-2 होता है। आप सही कह रहे हो। L1 होता है, T-2 होता है। ठीक है, L1 होता है। और डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों? L²। बस अब कर दो जल्दी से, देखो ए तो और कहीं है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या मैं ले सकता हूं बच्चों? A² ले सकता हूं। टी देखो, टी टी T-2 पर जाके क्या बन जाएगा? +2। तो टी क्या बन जाएगा बच्चों? पावर 4। एम एक ही है तो एम की पावर क्या हो जाएगी? -1। अब बचा एल, ऊपर एल नहीं है, नीचे ही एल है तो माइनस। क्या एग्जाम में आता? बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है -3। एग्जाम में आता बच्चों। कैसे सॉल्व करना है? इसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या याद रखना है इसको? नहीं याद रखना। हाँ, तू याद कर ले, तू याद कर। समझ में आ गया? ऐसे ही ड्राइव करना है। कौन से फॉर्मूले से? कूलम्ब फॉर्मूले से। ठीक है, अब लिखते हैं एप्सिलॉन आर के बीच में लिखो। समझदार नहीं, समझदार हो। चलो, एप्सिलॉन आर लिखो। एप्सिलॉन आर बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? मैंने क्या लिखवाया था? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, लिखो रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ, लिखो बच्चों, इट इज द रेशो ऑफ permittivity of a medium. It is the ratio of permittivity of the medium of medium to the permittivity of vacuum. ठीक है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगी। 1 किसके लिए होगी? इसकी वैल्यू 1 किसके लिए हो सकती है? एयर के लिए, वैक्यूम के लिए। बाकी अदर मीडियम के लिए क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। कभी भी 1 से कम हो सकती? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुम बता भाई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर। वही होगा ना, रेशो है। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, जाग गए अभी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्योंकि उसमें है, रेशो में है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? डायमेंशन लेस होगा। तो ये एक तरीके का यूनिट लेस भी होगा, यूनिट भी डिफाइन नहीं होती। और ऐसी और कौन सी क्वांटिटी है? एंगल कैसी क्वांटिटी? एंगल यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि एंगल को हम रेडियन लिख सकते हैं, लेकिन होती डायमेंशन लेस सब। ठीक है, और कोई भी है क्या? शाबाश, स्ट्रेन होता है ना? यस और नो? तुझे सब पता है, जैसे हाँ कर रहा हूँ। चलो, तो अब 2 पॉइंट और रह गए, 2 पॉइंट और करने जल्दी से। पहले मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा ना, अभी हमने कुलम्ब्स लॉ मेजरली तो पढ़ लिया है, केवल एक पॉइंट रह गया हमारा, वेक्टर फॉर्म वाला। उसको करवाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स और कुलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं इसको। कौन सा फोर्स बोल सकते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या सिमिलैरिटीज हैं? डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी कुछ भी बता दो, चलो बताओ। पहला, दोनों कंजर्वेटिव होते हैं, पहला तो सिमिलैरिटी हो गई। और पोटेंशियल भी डिफाइन होती है। और कुछ? क्या? क्या इक्वल और अपोजिट? अच्छा अच्छा, ओहो हो, ये तो डिफरेंस हो गया कि ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। देख लिया हमने। दूसरा, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है बच्चों? अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या कांस्टेंट वेरी कर सकता है?
अबे कांस्टेंट भी वेरी कर सकता, तो फिर क्या बात का कांस्टेंट? ये वेरी कर सकता ना, सही है, यही पॉइंट ही थे, बस एक पॉइंट ये बताना था तुम्हें। मैं शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स से कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे कम कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है। समझ में आ गया? तो लिख लो, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। फर्स्ट पॉइंट, बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी नहीं बताया तुमने। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? 1/r²। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। कौन सा फोर्स इन दोनों में वैक्यूम में हो सकता है बच्चे, तुम बताओ, कौन सा फोर्स दोनों में वैक्यूम में हो सकता है? ग्रेविटेशन नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? ग्रेविटेशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यस और नो, है ना? तो बोथ फोर्सेस, हाँ भाई लिखो, बोथ फोर्सेस कैन कैन बी इन वैक्यूम एज वेल। पॉइंट लिखने, डिफरेंस लिखने। बोथ फोर्सेस एक्ट इन वैक्यूम एज वेल। इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव एंड और रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कैसा होता है? ओनली अट्रैक्टिव। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट इलेक्ट्रिक फोर्स डज। ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, बट इलेक्ट्रिक फोर्स डज। दोनों के दोनों फोर्स कौन से फोर्सेस हैं? सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव। लिख लो, सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं आपको, अब कई बार ना, देखो, ये पॉइंट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, और स्टेटमेंट बेस पे तो क्वेश्चन आते ही है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कुलम फोर्सेस, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का लिमिटेशन क्या है? कुछ लिमिट तो होगी, लिमिटेशन मतलब कमियां नहीं गिननी, मतलब कहीं एक लिमिट में डिफाइंड है, जैसे कि तुम्हारी लिमिट क्या है? 2 घंटे पढ़ना, ये तुम्हारी लिमिटेशन है। यस और नो? अगर 4 घंटे हो जाएगा तो तुम्हारी लिमिटेशन 4 घंटे की हो गई, पर हो तो अभी तुम लिमिटेड ही। यस और नो? हो ना? तो ऐसे लिमिटेड बतानी। पहला पहला इलेक्ट्रिक फोर्स की तुम्हें क्या लगता है, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, लिमिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की? क्या लगता है तुम्हें? मीडियम ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस तक क्या नहीं अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा, है ना? पर ये कोई वो बात नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो, पहला जो लगता है कि सबसे पहले, तो सबसे पहले कंडीशन क्या बताई थी, सबसे पहले टॉपिक क्या बताया था बच्चों मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि चार्ज किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए सबसे पहला। तो घर में आए कि नहीं आए, सुनते रहो, भी लिखवाऊंगा। ठीक है। दूसरा मैंने एक टर्म लिखवाई थी, कुलम्ब्स लॉ पढ़ो एक बार। मैंने बोलता एक बार ये पॉइंट मैं दोबारा बताऊंगा। कुलम्ब्स लॉ स्टेट दैट समथिंग 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 बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पॉइंट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, एज कंपेयर टू अदर। जैसे तुम छोटी हो, एज कंपेयर टू अर्थ। मानते हो कि नहीं मानते? ये पॉइंट चार्जेस है एज कंपेयर टू अर्थ, तो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा है, सुनो, कि मान के चलो एक मैंने वायर ले ली, और दूसरा मैंने एक, मान के चलो मैंने सिलेंडर ले लिया, तो उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर कूलम्ब्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब दोनों के दोनों कैसे एक्ट करेंगे बच्चों? पॉइंट चार्ज की तरह। क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ चार्ज हो गए ना। एक वायर है, वायर में तो हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ऐसे। पॉइंट चार्ज क्या हुआ? पॉइंट चार्ज का तो मतलब क्या होगा? ऐसा छोटा सा चार्ज,
क्या हमारी अर्थ पॉइंट चार्ज है? गधो क्यों नहीं है? एज कंपेयर टू यूनिवर्स पॉइंट चार्ज है। दिमाग लगाओ, हमें कंपेयर करना है एक बड़े से चार्जेस से, बिल्कुल है। लेकिन अर्थ के पास में अगर मैं दूसरी बॉडी ले आऊंगा, अब वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके अंदर मैं क्या देखूंगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। सर में आया नहीं आया? सर में आ गया अच्छे से? तो ये भी एक लिमिटेशन है कि ये पॉइंट चार्जेस है। तीसरी लिमिटेशन क्या है? अभी आपने देखा कि मैं बार बार चार्ज की बात कर रहा हूं। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यूनिट कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। आप बोलोगे सर न्यूक्लियस में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर न्यूक्लियस में क्यों नहीं होता इलेक्ट्रिक फोर्स? वहां पे तो न्यूक्लियर फोर्स हम पढ़ते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? उससे कम ही हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स को हम तभी स्टडी कर पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से क्या होगा? दूर होगा। दूर होगा। तो इससे न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम। आगे मैं कौन सा फोर्स को स्टडी कर पाऊंगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी कर पाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये भी क्या है? एक तरीके की लिमिटेशन। समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वहां पे भी है, न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन, तो वहां क्यों नहीं कर रहे हम स्टडी? क्योंकि वहां पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होता है बच्चों? न्यूक्लियर का फोर्स होता है। न्यूक्लियस का फोर्स होने की वजह से उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है कि जो सेपरेशन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या होना चाहिए बच्चों? ज्यादा होना चाहिए। तब जाके उस पर कौन सा फोर्स लगा सकते हैं हम, या कौन सा फोर्स वो एक्सपीरियंस कर सकता है खुद में? वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो लिमिटेशन इलेक्ट्रिक फोर्सेस। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, फर्स्ट पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी अ पॉइंट चार्जेस, या इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। और किसी भी को भी पॉइंट चार्जेस किस बेस पे क्या जाता है? जब उसका साइज, ध्यान सुनो हमने पढ़ा था ना, जब उसका साइज सेपरेशन से भी कम हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि मैं मान के चलो अर्थ हूं, जैसे मैं भी हूं, मैं हूं, और वो कौन बैठा पीछे है? मनीष। तेरे और तू और मैं पॉइंट चार्जेस हैं। पता क्यों? पूछ क्यों? क्योंकि हम जितने हम दोनों के बीच में डिस्टेंस है ना, वो हमारे साइज से क्या है? बड़ा है। समझ में आ गया? पर अभी भी हम, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस गैप नहीं है, अगर यही डिस्टेंस 100 मीटर का हो जाता, तब हम बोल सकते हैं दोनों के दोनों, मैं और मनीष क्या है बच्चों? पॉइंट चार्ज है। क्योंकि सेपरेशन आर वेरी मच हायर देन द साइज ऑफ द बॉडी। यस और नो? तो लिख लो। तो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज किस बेस पे क्या जाता है? लिख लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट चार्ज इज कॉल्ड एज इफ size of the body पॉइंट चार्ज है पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने उसमें पढ़ा था ना पॉइंट ऑब्जेक्ट, 11th में, है ना? तो पॉइंट चार्ज या पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हेन साइज ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन them। पर मैंने बताया था आपको कि इवन अर्थ के पास में भी कोई और भी प्लेनेट आ जाता, तो दोनों पॉइंट चार्ज होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे पॉइंट चार्ज, क्योंकि सेपरेशन क्या हो गया उनके बीच में? कम हो गया। सर में आगे सभी को? क्या ट्रेन मेरी पॉइंट चार्जेस है? तो पहले पता तो कर कहां से कम है, ये बता किससे कम है? तेरे से? है? किससे कम है? हाँ, फिर ये क्यों नहीं पूछा तूने? तो सबसे पहले क्या पूछना है? किससे कंपेयर कर रहे हो, और दोनों के बीच में क्या चीज चेक करनी है? सेपरेशन चेक करना है। तो हर एक पॉइंट को दिमाग में पूछा करो, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या था? क्या समझाया था मैंने? तो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज।
सेपरेशन बिटवीन चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। और न्यूक्लियर का साइज कितना होता है वैसे पता होना चाहिए, 10⁻⁻15 के आसपास होता है। इससे ज्यादा होना चाहिए साइज, साइज नहीं सॉरी, सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज, सो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स will be dominant as compared to nuclear force। ठीक है, अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक और स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आता है, मास और चार्ज के बीच में डिफरेंस। कि कैसे बोलेंगे कि कोई बॉडी मास है तो उसके अंदर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज सुन बताओ कि कोई बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है तो उस पर तो मास होगा ही होगा। दोबारा सुनो, इफ बॉडी हैज चार्ज इट विल डेफिनेटली हैज मास। लेकिन जिसके पास मास है, क्या ये जरूरी है उसके पास चार्ज होगा? बताओ क्यों, क्यों बताओ रीजन। न्यूट्रल भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसका मास तो होगा ही होगा। क्यों भाई? होल्स आ गए ना, इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स आ जाएंगे। और होल्स का भी मास क्या होता है? जितना आपने प्रोटॉन लगा लो, चलो प्रोटॉन लगा लो, होल छोड़ो, अभी होल तो तुम्हें नहीं पता होगा, सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। प्रोटॉन तो पढ़ा है, प्रोटॉन का मास होता है कि नहीं होता? सर होता है, कैसी बात कर रहे हैं, होता है मास। ऐसो ऐसो नो, लिखो, ये वैसी नोट में डाल के लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट। if a body has if body is charged if body is charged it will definitely has mass, it will have definitely mass, it will have definitely mass, but vice versa does not follow। if a body has mass may be न्यूट्रल, न्यूट्रल हो सकता नहीं हो सकता? ए न्यूट्रल बॉडी हैज मास, एज वेल लिख सकते हो न्यूट्रल बॉडी हैज मास, न्यूट्रल बॉडी का मास होता ही होता है। वाइस वर्सा डजंट फॉलो, दैट मींस न्यूट्रल बॉडी हैज मास, न्यूट्रल बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों? मास होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर ले जाते जाते हैं। चलो, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो ना भी करो तब भी कोई फायदा नहीं, फिर भी कर लेते हैं। फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स क्या होते हैं ये तो बता दे। फोटोन लाइट होती है बच्चों, क्या होती है? लाइट, लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट। इस लाइट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना, वो क्या होगी बच्चों? फोटोन होते हैं। और फोटोन कैसे आती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से ही आती है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है वेरी हाई स्पीड पे तो क्या बन जाता है? वो फोटोन ही बन जाता है। ठीक है, कहाँ पे था मैं? हाँ, मान के चलो कि इस पे है 2 माइक्रो कूलम चार्ज। एक हमारा टॉपिक रह गया वेक्टर फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये है 3 माइक्रो कूलम। दोनों के बीच में सेपरेशन है 10⁻⁻² मीटर। तो दोनों के बीच में क्या निकालना बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K टाइम्स Q21 Q2 अपॉन में R²। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁻⁹ याद रखनी है। कब याद रखनी है? जब K की वैल्यू गिवन हो। नहीं गिवन तो फिर याद रखना, अगर कोई मीडियम में गिवन है तो रिलेटिव परमिटिव नीचे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶, 3 × 10⁻⁻⁶ विद आगे माइनस साइन ले लिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, और 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो 9 × 2 और 6 कितना हो गया? ओहो, फास्टर। ये मैंने गलत तो नहीं लिख दी? +9 होता है ना ये तो। 9 और -12 कितना हो गया? -3। और ये +4 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +1। माइनस के
540 न्यूटन फोर्स। भाई के की वैल्यू ध्यान से देखो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर +9 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान से देख लो। और एप्सिलॉन नॉट की खुद की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। अब देख माइनस का 12 ऊपर जाके प्लस का 12 बन जाएगा ना, लेकिन 4 पाई से डिवाइड भी तो करेगा, इसलिए +9 आ जाता है ऊपर। इसका मतलब ध्यान से देखो तो ये भी याद कर सकता, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्लियर है? श्योर? एक बार मैं भी कैलकुलेट करके देख लूं। 4 इंटू पाई इंटू 8.85। सही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें क्या करेंगे हम?